पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही थी। दीप्ति और दीपक की शादी की आज 16वीं सालगिरह थी। दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। दोनों ही नोएडा में रहते हैं। वहां दीप्ति एक कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त है तो दीपक बहुराष्ट्रीय कंपनी में वाइस चेयरमैन। दीप्ति की आसमानी रंग की झिलमिल साड़ी सब पर कहर बरपा रही थी। दोनों ने अपने करीबी दोस्तों को बुला रखा था। जहां दीपक के दोस्त दीप्ति की खूबसूरती को देखकर ठंडी आहें भर रहे थे, वहीं दीपक का दीप्ति के प्रति दीवानापन देखकर उसकी सहेलियां भले हंस रही हों पर मन ही मन जल भुन रही थीं। केक काटने के बाद कुछ कपल गेम्स का आयोजन किया गया। उनमें भी दीप्ति और दीपक ही छाए रहे। पार्टी खत्म हो गई। सब दोस्तों को विदा करने के बाद दीप्ति और दीपक भी अपने अपने कमरे रूपी उन ग्रहों में छिप गए जहां पर बस वे ही थे। वे आज के उन युगलों के लिए उदाहरण हैं जो साथ होकर भी साथ नहीं हैं। दोनों ही जिंदगी की दौड़ में इतना तेज भाग रहे हैं कि उनके हाथ कब छूट गए पता ही नहीं चला। आज रात को बेंगलुरु से दीपक की दीदी आ रही थीं। दीप्ति ने पूरे दिन की छुट्टी ले ली। नौकरों की मदद से घर की सज्जा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। दीपक भी सीधे दफ्तर से दीदी को लेने एयरपोर्ट चला गया। शाम 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी तो दीप्ति ने दौड़कर दरवाजा खोला। अपनी ससुराल में वह सबसे करीब शिखा दीदी के ही थी। शिखा एक बिंदास 46 वर्षीय स्मार्ट महिला थी जो दूध को दूध और पानी को पानी ही बोलती है। शिखा के साथ ही वह दीपक अपने सास-ससुर की भी बिना हिचक के बुराई कर सकती है। शिखा के साथ उसका ननद का नहीं बल्कि बड़ी दीदी का रिश्ता था। शिखा मैरून सूट में बेहद दिलकश लग रही थी। दीप्ति भी सफेद गाउन में बहुत सुंदर लग रही थी। दीप्ति को बाहों में भरते हुए शिखा बोली, दीप्ति तुम कब अधेड़ लगोगी, अभी भी बस 16 साल की लग रही हो। जिस दिन तेरा मोटापा थोड़ा कम होगा मोटी। पीछे से दीपक की हंसी सुनाई दी। रात के खाने में सब कुछ शिखा की पसंद का था। चिल्ली पनीर, फ्राइड राइस, मंचूरियन, रुमाली रोटी और गाजर का हलवा। ऐसा लगता ही नहीं कि भाभी के घर आई हूं। ऐसा लगता है कि मम्मी पापा के घर में हूं, शिखा भर्राई आवाज में बोली। सुबह शिखा जब 9 बजे सोकर उठी तो दीप्ति नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। घर मेरी भतीजियों के बिना कितना सुनसान लग रहा है, शिखा ने कहा तो दीप्ति और दीपक एक दूसरे की तरफ सूनी आंखों से देख रहे हैं। यह दीदी की अनुभवी आंखों से छिपा नहीं रहा। जैसे एक आम शादी में होता है, ऐसी ही कुछ कहानी उनकी शादी की भी थी। कुछ सालों तक वे भी एक दूसरे में प्यार के गोते लगाते रहे और समय बीतते बीतते उनका प्यार भी खत्म हो गया। फिर शुरू हुई एक दूसरे को अपने जैसा बनाने की खींचातानी। उस खींचातानी में रिश्ता कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता चला। दोनों में फिर भी इतनी समझदारी थी कि अपने रिश्ते की कड़वाहट उन्होंने कभी अपने परिवार और बच्चों के आगे जाहिर नहीं करी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बोर्डिंग में डाल दिया था ताकि वे उनके रिश्ते के बीच बढ़ती खाई को महसूस न कर पाएं। दीदी दीपक का कुछ ठीक नहीं है। वे अक्सर रात का डिनर बाहर करके आते हैं, दीप्ति सपाट स्वर में बोली और फिर मोबाइल में व्यस्त हो गई। शिखा पूरे 4 वर्ष बाद भाई भाभी के पास आई थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे 4 दशक बाद आई हो। शिखा मन ही मन मनन कर रही थी कि कहीं न कहीं ऐसा भी होता है जब जीवन में बहुत कुछ और बहुत जल्दी मिल जाता है तो पता ही नहीं चलता कब एक बोरियत भी रिश्ते में आ गई है। यह संघर्ष ही तो है जो हमें जिंदगी को जिंदादिली से जीने की राह दिखाता है। दीपक अपने ही ऑफिस में एक तलाकशुदा महिला निधि के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना पसंद करने लगा था, क्योंकि उसके साथ उसे ताजगी महसूस होती थी। सुनो, आज रात बाहर डिनर करेंगे,
दीपक के बालों में हाथ फेरते हुए निधि ने कहा। यार दीदी आई हुई हैं। बताया तो था मैंने, दीपक ने कहा। निधि ने थोड़े तेज स्वर में कहा, भूल गए, मंगलवार और शुक्रवार की शाम मेरी है, और फिर झुककर दीपक को चूम लिया। दीपक का रोम रोम रोमांचित हो उठा। यही तो वह रोमांच है जिसे वह अपने विवाह में मिस करता है। उस रात आते आते 12 बज गए। शिखा सोई नहीं थी, वह बाहर ड्राइंग रूम में ही बैठकर काम कर रही थी। दीपक शिखा को देखकर ठिठक गया। भाई, यह क्या समय है घर आने का? अभी तो मैं हूं, पर वैसे दीप्ति क्या करती होगी? शिखा ने चिंतित स्वर में कहा। दीपक सीधे अंदर बेडरूम में चला गया और दीप्ति को बाहों में उठाकर ले आया। मोटी प्यार तो मैं अब भी उतना ही करता हूं दीप्ति से, बस जिम्मेदारियां सिर उठाने ही नहीं देती, दीपक बोला। दीप्ति हंसते हुए दीपक के लिए कॉफी बनाने चली गई, पर शिखा को इस प्यार में स्वांग अधिक और गर्माहट कम लग रही थी। पर उसने अधिक तहकीकात करने की जरूरत इसलिए नहीं समझी क्योंकि उसे खुद पता था कि वैवाहिक जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसे दोनों की समझदारी पर पूरा भरोसा था। जब शिखा अपना सामान पैक कर रही थी तो अचानक दीप्ति उसके गले लगकर रोने लगी। उस रोने में एक खालीपन है, यह बात शिखा से छिपी न रह सकी। क्या बात है दीप्ति, कुछ समस्या है तो बताओ, मैं उसे सुलझाने की कोशिश करूंगी। नहीं, आप जा रही हैं तो मन भर आया, दीप्ति ने खुद को काबू करते हुए कहा। ऐसी ही एक ठंडी रात दीप्ति फेसबुक पर कुछ देख रही थी कि अचानक उसने एक मैसेज देखा जो किसी संदीप ने भेजा था। क्या आप शादीशुदा हैं? भला ऐसी कौन सी महिला होगी जो इस बात से खुश न होगी? लिखा, मैं पिछले 15 सालों से शादीशुदा हूं और 2 बेटियों की मां हूं। संदीप झूठ मत बोलो, और कुछ दिल के इमोजी। दीप्ति दिल हथेली पर रखकर चलते हो क्या? संदीप, सॉरी पर आप खूबसूरत ही इतनी हैं। ऐसे ही इधर उधर की बात करते करते 1 घंटा बीत गया और दीप्ति को पता भी नहीं चला। बहुत दिनों बाद उसे हल्का महसूस हो रहा था। अब दीप्ति भी संदीप के साथ चैटिंग में एक अनोखा आनंद का अनुभव करने लगी। अब उतना खालीपन नहीं लगता था। संदीप दीप्ति से 8 वर्ष छोटा था और देखने में बेहद आकर्षक था। संदीप जैसा आकर्षक युवक दीप्ति के प्यार में पड़ गया है, यह बात दीप्ति को एक अनोखे नशे से भर देती थी। दीप्ति अपने रखरखाव को लेकर काफी सहज हो गई थी। कभी कभी तो युवा और आकर्षक दिखने के चक्कर में वह हास्यास्पद भी लगने लगती। आज दीप्ति को संदीप से मिलने जाना था। वह जैसे ही ऑफिस में पहुंची, लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। काली स्कर्ट और सफेद शर्ट में वह थोड़ी अजीब लग रही थी। उसके शरीर का थुलथुलापन साफ नजर आ रहा था। जब वह संदीप के पास पहुंची तो संदीप भी कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर बोला, आप बहुत सेक्सी लग रही हो, एकदम कॉलेज गर्ल। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। कार में बैठकर संदीप अपना संयम खोने लगा तो दीप्ति ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करी। कब दीप्ति संदीप के साथ उसके फ्लैट पहुंच गई, उसे भी पता न चला। भावनाओं के ज्वार भाटा में सब बह गया। पर दीप्ति को कोई पछतावा न था, क्योंकि इस खुशी और शांति के लिए वह तरस गई थी। कपड़े पहनती हुई दीप्ति से संदीप बोला, अब सेवा का मौका कब मिलेगा? दीप्ति मुस्कराते हुए बोली, तुम बहुत खराब हो। शुरू शुरू में दीपक और दीप्ति दोनों ही आसमान में उड़ रहे थे, पर उन के नए रिश्ते की नींव ही भ्रम पर थी। कुछ पल की खुशी, फिर लंबी तन्हाई और खामोशी। आज संदीप का जन्मदिन था। दीप्ति उसे सरप्राइज देना चाहती थी। सुबह ही वह संदीप के फ्लैट की तरफ चल पड़ी। उपहार उसने रात में ही ले लिया था। 5 मिनट तक घंटी बजती रही,
फिर किसी अनजान युवक ने दरवाजा खोला। जी कहिए, किससे मिलना है आंटी? दीप्ति बहुत बार आई थी पर संदीप ने कभी नहीं बताया था कि वह फ्लैट और लोगों के साथ शेयर कर रहा है। बोली, जी संदीप से मिलना है। तभी संदीप भी आंखें मलते हुए आ गया और कुछ रूखे स्वर में बोला, जी मैडम बोलिए, क्या काम है? पहले भी बोला था बिना फोन किए मत आया कीजिए। दीप्ति कुछ न बोल पाई, जन्मदिन की शुभकामना तक न दे पाई, गिफ्ट भी वहीं छोड़कर बाहर निकल गई। जाते जाते उसके कानों में यह स्वर टकरा गया, यार ये आंटी क्या पागल हैं जो तुझसे मिलने सुबह सुबह आ गईं। संदीप ने पता नहीं क्या कहा पर एक सम्मिलित ठहाका उसे अवश्य सुनाई दे रहा था जो दूर तक उसका पीछा करता रहा। वह दफ्तर जाने के बजाय घर आ गई और बहुत देर तक अपने को आईने में देखती रही। हाँ, वह आंटी ही तो है, पर सबसे अधिक दुख उसे इस बात का था कि संदीप ने उसे अपने दोस्तों के आगे पूरी तरह नकार दिया था। एक हफ्ते तक दीप्ति और संदीप के बीच मौन पसरा रहा पर फिर अचानक एक दिन एक मैसेज आया, जान आज मौसम बहुत बेईमान है, आ जाओ फ्लैट पर। दीप्ति ने मैसेज अनदेखा कर दिया। चंद मुलाकातों के बाद ही अब संदीप उसे बस ऐसे ही याद करता था। ऑफिस पहुंची ही थी कि फिर से मैसेज आया, जानू आई एम सॉरी, प्लीज एक बार आ जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। दीप्ति जानती थी वह झूठ बोल रहा है, पर फिर भी दफ्तर के बाद संदीप के फ्लैट पर चली गई। शायद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, पर फिर से वही कहानी दोहराई गई। दीप्ति, संदीप, तुम्हें मेरी याद बस इसीलिए आती है। उस रोज तो तुम मुझे मैडम बुला रहे थे, तुम क्या बुलाओगी दीपक के सामने मुझे? और ये जो हम करते हैं उसमें तुम्हें भी उतना ही मजा आता है। दीप्ति, हम दोनों जरूरतों के लिए बंधे हुए हैं। संदीप ने उसे आईना दिखाया। दीप्ति को बुरा लगा, पर यह वो कड़वी सच्चाई थी जिसे वह सुनना नहीं चाहती थी। संदीप ने उसे बाहों में भर लिया, ज्यादा सोचो मत, जो है उसे ऐसे ही रहने दो, भावनाओं को बीच में मत लाओ। दीप्ति थके कदमों से अपने घर रूपी सराय में चली गई। क्यों वह सब कुछ जानकर भी बार बार संदीप की तरफ खींची जाती है, यह रहस्य उसे समझ नहीं आता। काश वह लौट पाए पुराने समय में, पर यह एक खालीपन था जिसे वह चाह कर भी नहीं भर पा रही थी। अपने को औरत महसूस करने के लिए उसे चाहे अनचाहे संदीप की जरूरत महसूस होती थी। घर जाकर बैठी ही थी कि दीपक गुनगुनाता हुआ घर में घुसा। दीप्ति से बोला, 3 दिन की मीटिंग के लिए कोलकाता जा रहा हूं, पैकिंग कर देना। तुम्हारी खुशी देखकर तो नहीं लग रहा तुम मीटिंग के लिए जा रहे हो। यार, तो रोते हुए जाऊं क्या? दीप्ति को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे ईर्ष्या क्यों हो रही है। वह खुद भी तो यही सब कर रही है। दीपक के जाने के बाद एक बार मन करा कि संदीप को बुला ले, पर फिर उसने अपने को रोक लिया। संदीप को भावनाओं से ज्यादा शरीर की दरकार थी। आज उसे अपना मन बांटना था, पर समझ नहीं आ रहा था क्या करे। मन किया दीपक को फोन कर ले और बोले लौट आओ उन्हीं राहों पर जहां सफर की शुरुआत करी थी, पर अहम होता है न वह बड़े बड़े रिश्तों को घुन की तरह खा जाता है। न जाने क्या सोचते हुए उसने शिखा को फोन लगा लिया और बिना रुके अपने मन की बात कह दी, पर संदीप की बात वह जानबूझकर छिपा गई। शिखा ने शांति से सब सुना और बस कहा कि जो तुम्हें खुशी दे वह करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उधर होटल में चेक इन करते हुए दीपक बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। निधि भी आई थी। दोनों ने अगल-बगल के कमरे लिए थे। दीपक को काम और सुविधा का यह समागम बहुत अच्छा लगता था। निधि, जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ा कोलकाता को महसूस कर लें आज, दीपक ने फोन पर कहा।
जी जनाब, उधर से खनकती हंसी सुनाई दी निधि की। केले के पत्ते के रंग की साड़ी, नारंगी प्रिंटेड ब्लाउज, साथ में लाल बिंदी और चांदी के झुमके। दीपक उसे एकटक देखता रह गया। फिर बोला, निधि, यूं ही नहीं तुम पर मरता हूं मैं। कुछ तो बात है जो तुम्हें औरों से जुदा कर देती है। शॉपिंग करते हुए दीपक ने दीप्ति के लिए 3 महंगी साड़ियां खरीदी। यह बात निधि की आंखों से छिपी न रही। वह उदास हो गई। निधि, क्या बात है, तुम्हें भी तो मैंने दिलाई हैं तुम्हारी पसंद की साड़ियां। हाँ, दोयम दर्जे का स्थान है मेरा तुम्हारे जीवन में। दिमाग खराब मत करो तुम पत्नियों की तरह, दीपक चिढ़े स्वर में बोला। हाँ, वह हक भी तो दीप्ति के पास ही है, निधि ने संयत स्वर में हाँ। वह रात ऐसे ही बीत गई। जाने यह कैसा नशा है जो न चढ़ता है न ही उतरता है, बस चंद लम्हों की खुशी के बदले तिल तिल तड़पना है। सुबह की मीटिंग निपटाने के बाद जब दीपक निधि के रूम में गया तो उसे तैयार होते पाया। क्या बात है, आज मेरे कहे बिना ही तैयार हो गई हो। पीले कुर्ते और केसरी पाजामी में वह एकदम सुरमई शाम लग रही थी। मैं आज की शाम संजय के साथ जा रही हूं। तुम्हें भी चलना है तो चलो। वह मेरा सहपाठी था, फिर पता नहीं कब मिले, निधि बोली। दीपक बोला, जब बिना पूछे तय ही कर लिया तो अब यह नाटक क्यों कर रही हो। निधि ने अपनी काजल भरी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा, क्यों पति की तरह बोर कर रहे हो, और फिर मुस्कराते हुए वह तीर की तरह निकल गई। दीपक सारी शाम उदास बैठा रहा। मन करा दीप्ति को फोन लगाए और बोले कि दीप्ति, मुझे वैसा ही ध्यान और प्यार चाहिए जैसा तुम पहले देती थी। दीप्ति, बहुत याद आ रही है तुम्हारी, उसने मैसेज किया। क्यों, क्या काम है, बिना किसी चापलूसी के भी कर दूंगी, उधर से रूखा जवाब आया। दीपक ने फोन ही बंद कर दिया। जहां दीप्ति को संदीप के साथ जिस रिश्ते में पहले ताजगी महसूस होती थी वह भी अब बासी होने लगा था। उधर जब से निधि अपने सहपाठी संजय से मिली थी उसका मन उड़ा रहता था। संजय ने अब तक विवाह नहीं किया था और निधि को उसके साथ अपना भविष्य दिख रहा था, जबकि दीपक के लिए वह बस एक समय काटने का जरिया थी। वह उसकी प्राथमिकता कभी नहीं बन सकती थी। आज दीप्ति घर जल्दी आ गई थी। घर हमेशा की तरह साय साय कर रहा था। उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई और बालकनी में बैठ गई। 2 घंटे बीत गए विचारों के जंगल में घूमते हुए। तभी उसने देखा कि दीपक की कार आ रही है। उसे आश्चर्य हुआ कि दीपक आज इतनी जल्दी कैसे आ गया। उसने दीपक से पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे? दीपक बोला, कहो तो वापस चला जाऊं? दीप्ति हंसकर बोली, नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना दीपक सीधा अपने कमरे में चला गया और अपनी शादी की सीढ़ी लगाकर बैठ गया। दीप्ति भी आकर बैठ गई। दोनों अकेले भावनाओं के बियाबान के जंगल में घूमने लगे। मन भीग रहे थे पर लौटकर आने का साहस कौन पहले करेगा। बिस्तर पर करवट बदलते हुए दीप्ति पुराने दिनों की यादों में चली गई, जब वह और दीपक हंसों के जोड़े के रूप में मशहूर थे। दोनों हर टाइम एक दूसरे के साथ रहने का बहाना ढूंढते थे। फिर एक के बाद एक जिम्मेदारियां बढ़ी और न जाने कब और कैसे एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट दोनों के स्वभाव में आ गई। फलस्वरूप दोनों की नजदीकियां शादी से बाहर बढ़ने लगीं। यही सोचते हुए कब सुबह हो गई दीप्ति को पता ही नहीं चला। ऑफिस में जाकर दीप्ति अपने काम में डूब गई। उसने अपने आप को काम में पूरी तरह डुबो दिया। अब वह इस मृगतृष्णा से बाहर जाना चाहती थी और उसके लिए हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर ली ताकि उसका अकेलापन उसे संदीप की तरफ न ले जाए। दीपक दफ्तर में मन ही मन कुढ़ रहा था। उसने निधि को मैसेज भी किया था पर निधि का मैसेज आया था कि वह बिजी है।
दीपक भी अब निधि के नखरों और बेरुखी से परेशान आ चुका था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वह शिखा के कहे अनुसार अपनी बेटियों को वापस ले आएगा। पिछले 1 महीने से वह दफ्तर से घर समय पर आ रहा था। उधर दीप्ति भी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह सुबह भी आम सी ही थी जब दीपक ने जिम के जाने पहचाने चेहरों के बीच एक ताजा चेहरा देखा। प्रिया नाम था उसका, बेहद चंचल और खूबसूरत। न जाने क्यों दीपक बार बार उसकी ओर ही देखे जा रहा था। प्रिया भी कनखियों से उसे देख लेती थी। उधर दीप्ति के मोबाइल पर फिर से संदीप का मैसेज था जिसे दीप्ति पढ़ते हुए मुस्कुरा रही थी। फिर से दोनों के दिमाग और दिल पर एक बेलगाम नशा हावी हो रहा था। एक जाल, एक रहस्य ही तो हैं ये रिश्ते, ये तृष्णा अब उन्हें किस मोड़ पर लेकर जाएगी, यह शायद वे नहीं जानते थे।